हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, सम बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। तो यहां पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन टेक्निक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इसको। सबसे पहले हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखते हैं पहले ये कौन कौन से इसमें मेथड्स हैं। तो जो कॉमन टेक्निक्स हैं, कॉमन मेथड्स हैं इसके प्योरिफिकेशन के, यहां पर हम देखें 3 कॉमन मेथड्स जो हमने सामने लिख रखे हैं: सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन हम किसका करते हैं? जिसमें से एक पार्ट सब्लिमाइज हो जाए, यानी डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसमें हम यूज कर सकते हैं कैम्फर का जो मिक्सचर है, कैम्फर को अलग कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि एक पार्ट जो होता है मिक्सचर का, एक कंपोनेंट जो होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और एक लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो क्रिस्टलाइजेशन से हम उसका सेपरेशन कर पाएंगे जिसमें से एक सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट होता हो। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम हीट करते हैं, डिस्टिलेशन में हम हीटिंग करते हैं। और इसमें हम देखें तो यहां पर एक जो सेपरेट करते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं किसको सेपरेट कर सकते हैं? वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज। तो वोलेटाइल इंप्योरिटीज, वोलेटाइल लिक्विड जो है, इनको नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी से हम सेपरेट कर सकते हैं। जो वोलेटाइल पार्ट होगा वो वेपर की फॉर्म में अलग हो जाएगा और इंप्योरिटीज उसी में इसमें कंटेनर में ही रह जाएंगे। दूसरा हम किसको सेपरेट कर सकते हैं? द लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो सफिशिएंट है, डिफरेंस, तो हम इसमें डिस्टिलेशन हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन, और इसको हम इसके मिक्सचर को, एनिलीन के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं एनिलीन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 557 केल्विन। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जब हम इसको डिस्टिलेशन करते हैं तो पहला जो इसमें फ्रैक्शन मिलेगा वो फ्रैक्शन मिलेगा हमें क्लोरोफॉर्म का। तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म, एनिलीन को हम सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन कैन बी अचीव्ड बाय, डिस्टिलेशन कैन बी अचीव्ड बाय 3 डिफरेंट वेव्स, 3 डिफरेंट वेज। तो 3 डिफरेंट इसमें डिस्टिलेशन होते हैं। कौन कौन से डिस्टिलेशन होते हैं? चलिए देखें। सबसे पहला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये तब यूज करते हैं जब जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, वो ज्यादा नहीं होता डिफरेंस। और वो डिफरेंस इसमें क्या करें? दिस इज एप्लीकेबल इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 लिक्विड इज नॉट मच। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता अगर बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, इससे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करेंगे। एक एग्जांपल इसमें दे रखा है और वो एग्जांपल है क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। जैसा हम जानते हैं पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जो होता है, इसको जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो बहुत सारे फ्रैक्शंस मिलते हैं, जिसको हम लाइट ऑयल, मिडिल ऑयल, हैवी ऑयल और लास्ट में जो होता है कोलतार, ये सब इनमें डिवाइड कर लेते हैं। तो जिन जिन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो फ्रैक्शंस हमें पहले ऑब्टेन होते जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन हम कब यूज करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन के लिए कंडीशन ये होती है कि जो भी हम सेपरेट कर रहे हैं जिस कंपोनेंट्स को, वो वाटर में तो इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो उसकी वेपर बनती है उस वेपर में सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर हम देखें, दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलेटाइल। जो स्टीम के साथ में वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल रहते हैं, एंड आर इमिसिबल विद वाटर। तो वाटर के अंदर तो इमिसिबल रहते हैं और स्टीम वोलेटाइल होते हैं। तो यहां पर हम स्टीम डिस्टिलेशन, इसका एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है एनिलीन का वाटर के अंदर मिक्सचर, एनिलीन वाटर मिक्सचर। इसको हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, और ये कब यूज करना है? जब ऐसा कोई मिक्सचर हो, मिक्सचर में कोई ऐसा कंपोनेंट हो
जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाए। अगर बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वो डिकम्पोज ही हो गया। तो हमें उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उसको सेपरेट करना है। और वो कैसे पॉसिबल है? रिड्यूस प्रेशर से। अगर हम प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं तो यहां पर इनको हम सेपरेट कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल है ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो सोप इंडस्ट्री में हम ग्लिसरॉल को स्पेंट लाई से इससे हम सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर में। चलिए कुछ और एग्जांपल देखें। अब है नेक्स्ट डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो अभी जो थर्ड पार्ट चल रहा था ये डिस्टिलेशन पार्ट चल रहा था। फर्स्ट पार्ट तो क्या था? फर्स्ट था सब्लिमेशन, सेकंड जो पार्ट था वो था क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड अभी चल रहा था डिस्टिलेशन। अब नेक्स्ट है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में हम कैसे करेंगे? जैसे हम देखें कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है। अब वाटर में सॉल्युबल है, उसको हमें सेपरेट करना है, लेकिन उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी वो वाटर के कंपैरिजन में किसी और सॉल्वेंट में ज्यादा होती है। तो जिस सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट हम इसमें मिक्सचर में मिक्स कर देते हैं। ठीक है ना? जैसे सपोज करें एक बॉटल है, एक बॉटल के अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर का मिक्सचर है, सॉल्युबल है वो, और वो जो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा सॉल्युबल हो सकता था। तो वो दूसरा सॉल्वेंट हमने उस बॉटल में मिक्स कर दिया और उसको शेक कर लिया, बॉटल को हमने बॉटल को शेक कर लिया। अब क्या होगा? जो सॉल्युबल पार्ट था ऑर्गेनिक का, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वाटर के अंदर, वो पार्ट वाटर से निकलकर वो उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या होगा कि एक लेयर बन जाएगी, दो डिफरेंट जो है लिक्विड, इनकी एक लेयर बन जाएगी, जिसमें से एक लेयर तो वाटर की होगी और एक लेयर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाया है उसमें मिक्सचर की लेयर होगी। ठीक है? तो देखें इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। When an organic compound is present in aqueous medium, it is separated by shaking it with an organic solvent in which it is more soluble than water. इसके बाद हमें क्या करना है? The organic solvent and the aqueous solution should be immiscible with each other. तो जो हमने सॉल्वेंट मिलाया है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। इसके बाद they form distinct layer which can be separated by separatory funnel. हमने कहा वो बिल्कुल लेयर बन जाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट आपको विजिबल होंगे। तो सेपरेटिंग फनल से हम क्या करेंगे? नीचे वाला जो लिक्विड है, जो लेयर तक एक लेयर उसमें नजर आएगी आपको, वहां तक उसको सेपरेट कर देंगे और तो हमें दोनों के दोनों अलग मिल जाएंगे। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स हुआ है उसको कैसे सेपरेट करें? तो उसमें यह कहा गया है द कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय इवोपरेटिंग द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इवोपरेशन कराएंगे उसका, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, और हमें वो मिक्सचर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अलग हो जाएगा वाटर के अंदर से। ठीक है? तो ये था डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो पार्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटो का मतलब होता है कलर्स, ग्राफी, तो कलर्स जिसमें इसमें यूज हो, देखें क्या होता है इसमें। इट इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक, इट इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक विच एक्सटेंसिवली यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और आजकल बहुत यूज की जाती है इसमें। देखें, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। तो जिस प्रिंसिपल पर ये क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है उस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम क्रोमेटोग्राफी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। क्या है वो कैटेगरी? फर्स्ट कैटेगरी है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और सेकंड कैटेगरी है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन। एड्सॉर्प्शन आपने सरफेस केमिस्ट्री में देख रखा है। इसके बाद पहले एड्सॉर्प्शन को ही देखते हैं, क्या होता है एड्सॉर्प्शन। हालांकि ये 12th का एक पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री, वहां पर एड्सॉर्प्शन हम डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन यहां पर हम देख लेते हैं वैसे सरफेस फिनोमिना होती है। देखें इसमें, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड आर एब्जॉर्ब्ड ऑन एन एब्जॉर्बेंट।
एक एडजॉर्बेंट होता है जो जैसे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट में, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है वैसे यहां एडजॉर्बेंट होता है, जैसे सोल्यूट होता है वैसे यहां एडजॉर्बेट होता है। तो एडजॉर्बेट जो होता है वो एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एडजॉर्ब होता है। तो यहां पर यही होगा कि जो जिसको एडजॉर्ब होना है उनके जो एडजॉर्प्शन की रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। डिग्री ऑफ, यहां पर हम कहें एडजॉर्ब्ड ऑन एन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज, तो डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज में वो एक तरह से उसमें एडजॉर्ब होगा डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन के साथ में। तो यहां पर देखें कॉमनली यूज्ड एडजॉर्बेंट आर सिलिका जेल एंड एल्यूमिना जेल। तो सिलिका जेल एंड एल्यूमिना ये एक कॉमन बेस है एक तरह से जिन पर एडजॉर्प्शन होना है। इसके बाद देखें ये भी टू टाइप्स का है। ये जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। दो पार्ट हैं इसके एडजॉर्प्शन के। देखें इसके बाद नेक्स्ट सेकंड था पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्या होता है इसमें? इट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। यदि अगर हमें स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज की बात चल रही हो तो हम कहेंगे ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, और अगर डिफरेंट एडजॉर्प्शन की बात चल रही हो तो हम कहेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की बात हो रही हो तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और अगर यहां पर हम देखें अगर मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज की बात चल रही हो तो ये हो जाएगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है इसी का एक एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक इसी का एग्जांपल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। इसके ये तो था, यहां तक तो था सेपरेशन टेक्निक्स, सेपरेशन। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहले हम इसमें देख रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं? हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि एलिमेंट कौन सा है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या चेक करते हैं कि वो कितना है, अमाउंट में कितना है। तो यहां पर तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो एलिमेंट कौन सा है। तो इसके लिए हम देखें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस हैं तो इनको हम जनरली इनको डिटेक्ट कर सकते हैं लेसानी टेस्ट से। लेसानी टेस्ट से हम इसको डिस्टिंग्विश, इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। देखें इसके अंदर द एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजन कंपाउंड विद सोडियम मेटल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, यानी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, हेलोजन, सल्फर ये सब कोवेलेंट फॉर्म में होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में। पहले हमें इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ में रिएक्शन कराते हैं। पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं लेसानी टेस्ट के लिए। तो वो सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं? सोडियम के साथ हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे। तो उसमें से जो कार्बन नाइट्रोजन होंगे, कार्बन तो होना ही है, कार्बन नाइट्रोजन जो होंगे वो सोडियम साइनाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसमें से जो सल्फर होगा वो सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हेलोजन होगा वो सोडियम हैलाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम कोवेलेंट फॉर्म को आयनिक फॉर्म में ले आएंगे। अब आगे कैसे करेंगे? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन को टेस्ट करते हैं। अगर नाइट्रोजन हुआ तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि नाइट्रोजन होगा तो वो सोडियम साइनाइड की फॉर्म में आ जाएगा। नाइट्रोजन होगा तो सोडियम साइनाइड। अब वो साइनाइड आ गया आयनिक फॉर्म में। पहला टारगेट क्या था? आयनिक फॉर्म में प्रिपेयर करना, और वो हमने सोडियम साइनाइड से कर लिया। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं Fe+2 फेरस आयन से, और यहां पर FeCN6 ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम फेरोसाइनाइड, ये इस तरह से बन जाएगा यहां पर। अब देखें इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Fe3+ से, यानी कि फेरिक आयन से रिएक्शन कराते हैं, और एक हमें कंपाउंड मिलता है प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू एक कंपाउंड मिलता है, ये कलर प्रूशियन ब्लू कलर का मिलता है अपने को। तो यहां से अगर प्रूशियन ब्लू कलर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये नाइट्रोजन है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में।
तो नाइट्रोजन का डिटेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, इसके बाद अगर सल्फर का डिटेक्शन करना हो तो सल्फर के लिए क्या करते हैं, हम पहले सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जो सल्फाइड है, या तो आप पीबी के साथ इसकी रिएक्शन करा दो तो पीबीएस लेड सल्फाइड का ब्लैक कलर आ जाएगा। ब्लैक कलर आते हम समझ जाएंगे कि ये इसमें सल्फाइड है। या फिर इसकी रिएक्शन नाइट्रोप्रूसाइड से करा दो। नाइट्रोप्रूसाइड से अगर कराएंगे तो एक वॉयलेट कलर आ जाएगा, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनते ही सल्फर का जो है ये कंफर्मेशन आ जाएगा। अब ये भी तो हो सकता है कि उसमें जो कंपाउंड है उसमें सल्फर नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट हो। अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं, देखो कार्बन तो होता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नाइट्रोजन सल्फर हो रहे हैं, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम थायोसाइनेट। इस बार साइनाइड नहीं बनेगा, सोडियम थायोसाइनेट बनेगा, और ये सोडियम थायोसाइनेट फेरिक आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा ब्लड रेड कलर का, एक ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स समझ आते ही हम समझ जाएंगे कि इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखें, टेस्ट ऑफ हेलोजन्स। अब हेलोजन का टेस्ट करते हैं। हेलोजन को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, सोडियम हैलाइड की फॉर्म में, NaX की फॉर्म में। अब देखते हैं ये जो NaX है, अगर इसको Ag के साथ में रिएक्शन कराएं Ag प्लस के साथ, तो ये AgX बन जाएगा। अब इस AgX के बारे में देखते हैं। अगर ये AgX व्हाइट पीपीटी बने और वो जो प्रेसिपिटेट बने वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल हो जाए, तो मतलब ये AgCl है, यानी ये क्लोरीन है, यानी ये क्लोरीन है, जो हेलोजन है वो क्लोरीन। नेक्स्ट, अगर जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो येलोइश प्रेसिपिटेट बन रहा है, येलोइश, लेकिन वो जो प्रेसिपिटेट है ये स्प्रिंगली सॉल्युबल हो, किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्प्रिंगली सॉल्युबल हो, तो हम कह देंगे वो ब्रोमीन है, यानी वो AgBr था जो इस तरह से शो कर रहा है। अगर येलो प्रेसिपिटेट बने लेकिन वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसोल्युबल हो, तो हम समझ जाएंगे वो AgI था, यानी हेलोजन जो था वो आयोडाइड था, वो हेलोजन जो था वो आयोडीन था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन तीनों का डिटेक्शन कर सकते हैं लेसाने टेस्ट से। नेक्स्ट देखें, इसके बाद टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के साथ कैसे पता करेंगे, तो जो कंपाउंड होगा पहले सोडियम परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। सोडियम परऑक्साइड जो होगा वो पहले सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। सोडियम फॉस्फेट जो होगा वो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में यहां पर H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसको अमोनियम मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर ऐसी रिएक्शन येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें फॉस्फोरस है। तो इस तरह से हमने यहां तक तो कर लिया क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस किसका, हमने नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हेलोजन का। इसके बाद हमें करना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव, अब हमें यह पता करना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उस सैंपल में ये हैं कितने, अमाउंट में कितने हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है नाइट्रोजन, जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। दो मेथड हैं इसके, दो मेथड है, ड्यूमा मेथड एंड जेल्डाल मेथड। दो मेथड, दोनों में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड में क्या होता है कि इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो रिएक्शन के दौरान नाइट्रोजन की फॉर्म में रिलीज होता है, N2 गैस की फॉर्म में रिलीज होता है। तो कहें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP हमें मिल रहा है VmL। हम ये मान लेते हैं VmL हमें नाइट्रोजन उसमें से मिला, उस सैंपल में से, और उस सैंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका मास था m ग्राम उसका मास है। ठीक है ना, ये जो m ग्राम मास है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये कितनी मिलेगी अपने को, 28 इंटू V इंटू 100 अपॉन 22,400 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मॉल m। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे तो इस फॉर्मूले से हमें नाइट्रोजन की परसेंटेज मिल जाएगी कि नाइट्रोजन कितना परसेंट था उस कंपाउंड,
कितना परसेंट उस कंपाउंड में नाइट्रोजन है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में एक और मेथड है जेल्डाल मेथड। इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस करानी होती हैं अपने को। कैसे? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें गिवन होता है, पहले H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। उसमें जो भी नाइट्रोजन वाला पार्ट होता है ये अमोनियम सल्फेट बनके सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद जो अमोनियम सल्फेट है इसमें से हम अमोनिया को सेपरेट कर लेते हैं। अमोनिया सेपरेट करते हैं और वो जो सेपरेट अमोनिया होता है, सेपरेट अमोनिया बेस है, और बेस को हम H2SO4 के साथ में टाइट्रेट कराते हैं, टाइट्रेशन कराते हैं इनकी, और टाइट्रेशन कराते हैं, लास्ट में अमोनियम सल्फेट अपने को मिलेगा। अब इस टाइट्रेशन में H2SO4 कितना यूज होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसमें देखें क्या होता है। अगर हम देखें, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास m ग्राम है, स्मॉल m ग्राम अगर मास है, और इसमें जो H2SO4 यूज हुआ है उसमें मोलरिटी m है, ठीक है ना, मोलरिटी m और वॉल्यूम VmL, मोलरिटी m वॉल्यूम VmL, जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में या अमोनिया की टाइट्रेशन में जो यूज हुआ है, वॉल्यूम है V और कंसंट्रेशन है m। अब इन सब को एक फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू V क्या है? वॉल्यूम ऑफ H2SO4 विच यूज्ड टू न्यूट्रलाइज अमोनिया इनटू 2m। यहां ये 2m, m क्या है? मोलरिटी ऑफ H2SO4 इनटू 1.4 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मॉल m। तो यहां से हमें नाइट्रोजन की परसेंटेज मिल जाएगी, यहां से हमें पता चल जाएगा नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है बाय जेल्डाल मेथड। तो ये ड्यूमा मेथड और जेल्डाल मेथड जो है, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बहुत बार। नेक्स्ट देखें, जेल्डाल मेथड। अब ये जो जेल्डाल मेथड है सबके लिए यूज नहीं होता। जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो फॉर्म। जो नाइट्रो NO2 ग्रुप होता है या एजो कंपाउंड्स होते हैं, ये जेल्डाल मेथड शो नहीं करते, इससे हम नाइट्रोजन एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन है कि नाइट्रो एजो कंपाउंड, और इसके अलावा अगर नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, नाइट्रोजन अगर रिंग पे अंदर है, तो यहां पर हम देखें एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग जस्ट लाइक pyridine एंड पाइरोल, तो इनको भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इनका हम ड्यूमा में जो जेल्डाल मेथड में इनको यूज नहीं कर सकते। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, AIPMT में, कि कौन सा कंपाउंड है जिसको हम जेल्डाल मेथड में एस्टिमेशन में यूज नहीं कर सकते, तो वो ये सब है। अब ये तो था नाइट्रोजन। अब देखते हैं हेलोजन्स। हेलोजन्स को कैसे उसको एस्टिमेट करें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करें इसका। तो इसमें मेथड है कैरियस मेथड, हेलोजन के लिए यूज कर रहे हैं हम कैरियस मेथड। और इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लेते हैं इसकी रिएक्शन कराते हैं AgNO3 के साथ, और मीडियम लेते हैं फ्यूमिंग HNO3। फ्यूमिंग HNO3 AgNO3 की प्रेजेंस में, और इससे AgX का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। वो जो AgX का प्रेसिपिटेट बन रहा है उसकी अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सपोज करें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास जो है वो तो है m ग्राम, और जो AgX का प्रेसिपिटेट बना है उसका मास है m1 ग्राम। अब एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, परसेंटेज ऑफ हेलोजन, इसका फॉर्मूला है एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन इनटू m1, m1 क्या है? AgX का मास, इनटू 100 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ AgX इनटू m। m क्या है? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन, जो हेलोजन इसके अंदर ऑब्टेन हो रहा है, इनटू m1, m1 क्या है? AgX का मास, इनटू 100 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ AgX इनटू m, स्मॉल m, ये क्या है? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां से हम हेलोजन फाइंड आउट, हेलोजन की जो परसेंटेज है वो बता देंगे। अब सल्फर के लिए भी यही कैरियस मेथड यूज कर रहे हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम पर ऑक्साइड, और ये सोडियम पर ऑक्साइड H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सल्फर है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो गया। इसकी रिएक्शन हमने कराई बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ, और ये बन गया BaSO4 का प्रेसिपिटेट। BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन गया। अब इस प्रेसिपिटेट के अगर हम बात करते हैं, जैसे
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्टार्टिंग में लिया है उसका मास है m ग्राम, और जो प्रिसिपिटेट BaSO4 मिला है अपने को, इसका मास है m1 ग्राम। चलिए फॉर्मूले में यूज करते हैं। सल्फर की परसेंटेज 32 इंटू मास ऑफ BaSO4 इंटू 100 अपॉन 233 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर ये सल्फर की परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह से हम सल्फर की परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फोरस, कि फॉस्फोरस को कैसे करें। तो फॉस्फोरस के लिए रिएक्शन कराते हैं फ्यूमिंग HNO3 के साथ, और ये फ्यूमिंग HNO3 फॉस्फोरस को H3PO4 में यानी फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो एसिड बना है ये अमोनियम मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ में ये कहें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना रहा है। कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन इसको हम एक डबल सॉल्ट की फॉर्म में कह सकते हैं। ये कंपाउंड बन रहा है और इसका प्रिसिपिटेट बन जाएगा। अब देखें यहां पर अगर m ग्राम मास हम ले लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, m1 ग्राम जो मास है वो फाइनल जो कंपाउंड बना है इसका है, और इसका जो मोलिकुलर मास है वो है 1877। ये जो कंपाउंड है इसका मोलिकुलर मास 1877। तो फॉर्मूला जैसे पहले दो में फॉर्मूला लगाया था वैसे यहां पर मास ऑफ परसेंटेज इंटू 31 जो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास है इंटू m1 क्या है जो प्रोडक्ट बना है इसका मास इंटू 100 अपॉन जो प्रोडक्ट है इसका मोलिकुलर मास 1877 इंटू m क्या है यहां पर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारा फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो ये फॉस्फोरस इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें हमें फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे, हमें इसमें फॉर्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे। फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई करें और आंसर डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। तो ये था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, और ये था प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।